नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और पत्र लिख करके जीएसटी की क्षतिपूर्ति की मांग की है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में जो राशि है उस राशि को देने की मांग की है मनप्रीत बादल ने। आपको बता दें कि पंजाब सरकार लगातार जीएसटी की जो कंपनसेशन राशि है उसको मांग जो है लगातार उसकी तरफ से की जा रही है कि जो कंपनसेशन है उसे तुरंत तत्काल रूप से पंजाब सरकार को पंजाब को दिया जाए, ताकि जो खर्च हैं, जो अलग अलग मदों के खर्च हैं, उनका निपटारा सही ढंग से किया जा सके। आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर के अन्य राज्य भी लगातार अपनी आवाज़ उठाते जा रहे हैं और इस संदर्भ में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो आपको बता दें कि वो कम हुआ है तय मानक से। और इसको लेकर के हालांकि पिछले दिनों काफ़ी राजनीतिक तौर पे बवाल मचा था जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक्ट ऑफ गॉड करार दिया था। जो कम जीएसटी की जो एक तरह से अभी तक जो जीएसटी का संचयन हुआ है वो बेहद ही कम है, उसको लेकर के निर्मला सीतारमण से एक्ट ऑफ गॉड बताया था और जिस तरह से महामारी फैली है उसको इसके लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्यों के खर्चे हैं, जो राज्यों के पास जो रेवेन्यू आने चाहिए, राजस्व आने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। और इसके मद्देनजर जो जीएसटी में प्रावधान है, जिन राज्यों के पास जो कमी होगी उसको पूर्ति के लिए उस प्रावधान के तहत अब राज्य अपने हिस्से का पैसा मांग रहे हैं और इसी के क्रम में पंजाब सरकार की तरफ से पैसे मांगे गए हैं। और इस संदर्भ में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने एक पत्र लिखा है। पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा गया है और इस मांग की गई है कि जो क्षतिपूर्ति है उसे दिया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भारद्वाज चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब सरकार पहले भी लगातार मांग करती रही है, राजस्व में जो हानि हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात को दोहरा चुके हैं। अभी ये जो लेटर लिखा गया है क्षतिपूर्ति जो जीएसटी के, उसके अलावा भी कोई चीज़ मांगी गई या फिर उतनी ही तक डिमांड रखी गई है? देखिए अमृत, ऐसा है, जीएसटी का जब से शुरू हुआ उसमें कंपनसेशन का यही था कि जितना नुकसान होगा उतना कंपनसेशन जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा और ये 5 साल के लिए होगा। लेकिन अभी ये हालात ऐसे बने हुए हैं कोविड के चलते कि लगातार जो रेवेन्यू में है उसमें बड़ी कमी आई है। स्टेट के रेवेन्यू में बहुत कमी आई है। एक्साइज टैक्सेशन की बात करें या कुछ और जो स्टेट का अपना रेवेन्यू, उसमें बहुत कमी आई है। और इसके साथ ही कुछ पेंडेंसी जो चल रही है जीएसटी की उसको लेके बहुत देर से ये डिमांड लंबे समय से चल रही थी कि किसी तरीके से इसका सोल्यूशन जो है वो किया जाए। उसी के मद्देनजर ये जो एक पत्र है, जो नया पत्र है, ये वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से केंद्र सरकार को लिखा गया है। जी अनिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में ये मसला अन्य राज्यों के तरफ से भी उठाया गया था और जैसे जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कम हुआ है और इसको लेकर के पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक्ट ऑफ गॉड करार दिया था, जिसकी काफ़ी विपक्षी दलों की तरफ से आलोचना हुई थी। ऐसे वक्त में जब इस बयान की आलोचना हो चुकी है और जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है, जो अभी जो पत्र लिखा गया है पंजाब सरकार की तरफ से, उनके वित्त मंत्री की तरफ से, क्या इसमें जो वाकई में जो मांग है वाजिब है या फिर कोई राजनीतिक एंगल भी इसमें शामिल है? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, स्टेट्स का अपना भी कम हुआ है और सेंटर की तरफ से जो चीजें आ रही हैं इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा सेंटर को टारगेट किया जाएगा। पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अपना जो हालात चल रहे हैं उनके मद्देनजर जो काउंसिल की मीटिंग है वो बुलाई जाए और बैठ करके सोल्यूशन निकाला जाए, किस तरह से मतलब मसले का हल किया जा सकता है, किस तरह से। जैसे सेंटर की भी आप हम मान के चलें कि वो जो अपनी कलेक्शन है जीएसटी की उसमें भी कमी आई है, तो वो सारी चीजें जो हैं, ताकि उन्होंने इसमें पत्र में ये लिखा है कि सेंटर और स्टेट बैलेंस रहें, उनका वित्त जो है वो प्रॉपर रहे। इस चीज को लेकर के काउंसिल की आप मीटिंग बुलाएं, उसमें डिलिब्रेशन हो, उसमें सभी के सुझाव लिए जाएं और सुझाव लेकर के जो कुछ भी जिस नतीजे में पहुंचा जाए उसके मुताबिक आगे चला जाए। और उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि पंजाब इस मामले में केंद्र के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है। जी अमृत। जी अनिल, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी मांग रखी थी और इस दौरान उन्होंने स्टेट के लिए, पंजाब के लिए राहत पैकेज की मांग की थी, आर्थिक पैकेज की मांग की थी। क्या वो मसला कुछ आगे बढ़ा है या फिर उनकी मांग को सिर्फ वो केंद्र तक जिस हालात में गई थी वो इसी तरह से वही ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है? नहीं, देखिए वो बातें भी चल रही हैं, सभी मतलब हर स्तर पे वो बातें हैं। अभी तक ऐसा तो ऐसा नहीं है कि
कि कोई स्पेशल पैकेज ऐसे विशेष रूप से दिया गया हो, जितनी जो राशि है, जितनी सहायता केंद्र की तरफ से आ रही है, रूटीन में आ रही है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है पंजाब की, उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अभी तक वो जो सहायता राशि जो पंजाब मांग रहा है वो उतनी नहीं मिल पाई है। और ये कहा जा सकता है कि उसी कड़ी का, उसी जो सिलसिला जो चल रहा है, उसी का एक कड़ी ये जो नया पत्र है वन विभाग की तरफ से जो लिखा गया है। तो इसके देखना होगा इस पे आगे क्या होता है, कब तक काउंसिल की मीटिंग को बुलाती है, कि कितना इसको माना जाता है केंद्र के द्वारा। जी अमृत जी अनिल, इन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी अनिल, जो बता रहे थे कि पंजाब सरकार की तरफ से जो अभी के वर्तमान हालात में जिस तरह से टैक्स का कलेक्शन कम हुआ है, जिस तरह से राजस्व में कमी आई है, उसके मद्देनज़र लगातार केंद्र से जो है वो आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। और दूसरी तरफ जो प्रावधान है कि जो राज्यों की जो कम अगर कलेक्शन होते हैं राजस्व को लेकर, उसकी क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन जो है वो केंद्र सरकार करेगी। और इसी के तहत अब पंजाब ने अपना जो है हक का पैसा मांगा है, और जो क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानी कि जो कंपनसेशन की राशि है उसकी डिमांड अब केंद्र सरकार से की है। और इस संदर्भ में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है और कंपनसेशन राशि की मांग की है। वहीं भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर झड़प हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। जानकारी के मुताबिक बीती रात पैंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। बता दें कि 15 जून की रात गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के भी 30 से 40 सैनिकों को भारतीय जवानों ने मार गिराया था। हालांकि उसके बाद से लगातार जो है डायलॉग की प्रक्रिया भी शुरू की गई। अभी भी फिलहाल जब ये घटना हो चुकी है दोबारा, तब चुशूल में कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। इससे पहले दर्जनों दफ़े जो है कमांडर लेवल की बात हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस रिजल्ट अभी हालांकि निकल करके सामने नहीं आया है। पिछले दिनों अजीत डोभाल के माना जा रहा था कि उनके हस्तक्षेप के बाद जो उन्होंने अपने समकक्ष चाइनीज जो अधिकारी थे उनसे बात की थी, और उसके बाद जो ये कहा गया कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वो पीछे हटने पर, जहां पे स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ था वहां से पीछे हटेंगी। लेकिन एक रिपोर्ट बाद में आई कि चीन की सेनाएं वहां से हटी नहीं थी, दरअसल उनमें और इजाफा देखा गया है और वे लगातार फिंगर 4 तक जो है अपनी पहुंच बना करके रखी हुई थी। अब जो है आपको बता दें कि पैंगोंग लेक के पास उनकी हरकतें, नापाक हरकतें अमल में लाने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 की रात को जो है नाकाम कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। अभी हालांकि अगर देखा जाए तो सीमा पे तनाव यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तनाव बना हुआ है और भारत और चीन की सेना जो है वो आमने सामने है। लगातार चीन की तरफ से देखा जाए तो भड़काने की, उकसाने की कवायद जो है वो चल रही है। पीएलए यानी कि जो उनके सैनिक है चीन की, वो उनके तरफ से लगातार भड़काने वाले अंदाज में काम किए जा रहे हैं। हालांकि जो डायलॉग है जो जिस चैनल से होना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल से होने चाहिए, उसको लेकर के भारत उस पर ज़्यादा भरोसा दिखा रहा है और बातचीत का दौर भी चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन की तरफ से लगातार जो हरकतें हैं वो नागवार है, क्योंकि किस तरह से लगातार पहले भी उसने अपनी जो है बदमाशी दिखाई थी और दोबारा अब जो है पैंगोंग लेक के पास जाकर के यहाँ पे झड़प सामने आई है। वहीं पंजाब में सुप्रीम कोर्ट छात्रों के स्कॉलरशिप मामले को लेकर लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान अकाली दल ने कहा कि कैप्टन सरकार को मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पद से हटा देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब सरकार के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले में नाम सामने आया, जिसके बाद से विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 32% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਐਮ-ਐਲ-ਏ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 10-15 ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? हाँ बिल्कुल, जो होगा तो बाई नेम ही होगा। वहीं केंद्र की तरफ से पास की गई नई शिक्षा नीति को रद्द करने, कोरोना के चलते ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अगुवाई में छात्रों की फीस माफ करने और पीटीए फंड बंद करने जैसी मांगों को लेकर के मानसा के सरकारी नेहरू कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया और यहां इनको रद्द करने की मांग की। वहीं छात्रों ने भूख हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार खोज के क्षेत्र में कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहती। तमाम जो सीटें हैं जो शोध के क्षेत्र में हैं वो कम हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़े वर्ग के अध्यापकों की सीटें खाली हैं। वहीं पिछड़ों को दाखिले की प्रक्रिया में लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो इस तमाम दुश्वारियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अपने धुन में काम कर रही है और उसे छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कोरोना के संक्रमण काल में काम करने वाली आशा वर्करों ने पंजाब सरकार के खिलाफ बठिंडा में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे ढोल बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश करेंगी। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने आशा वर्करों का भत्ता रोक दिया है। वहीं पंजाब में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण बीते दिनों राज्य सरकार की ओर से लागू की गई ऑड इवन पॉलिसी का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हफ्ते में 2 दिन दुकानें खोलकर उनके ना तो खर्चे पूरे हो रहे हैं और ना ही स्टाफ की तनख्वाह ही पूरी तरह से दी जा रही है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वे सरकार की ऑड इवन पॉलिसी के खिलाफ जाकर सारी दुकानें खोलें और इसको लेकर के उन्होंने अपनी दुकानें भी खोली। इसके लिए चाहे उन्होंने कहा कि सरकार उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना है ले। व्यापारियों का कहना है कि पंजाब सरकार लोगों के हित के लिए नहीं सोच रही है। वहीं बठिंडा के हाजी रतन चौक में गुरु नानक मोदी खाना खोला गया, जहां पर घर का राशन बाजार से बहुत ही कम रेट पर मिलता है। इस मौके पर मोदी खाने के संचालक महेश ने बताया कि वो श्री गुरु नानक देव जी से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं, इसलिए उनके मार्ग पर चलते हुए बठिंडा में लोगों के लिए सस्ते राशन का मोदी खाना खोला गया है, जहां पर वे लोग सेवा कर सकें। साथ ही इन्होंने कहा कि इस मोदी खाने को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए खोलने के लिए किया गया है, न कि किसी तरह का कोई बिजनेस या फिर लाभ कमाने के लिए। वहीं बटाला में एक्साइज विभाग को बड़ी सफलता मिली है। एक्साइज विभाग और पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद की गई 19,500 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया है। वहीं अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है जुटी हुई है। लुधियाना में पुलिस ने नशीली गोलियां रखने के मामले में मेडिकल स्टोर के एक मालिक को गिरफ्तार किया है। तेग बहादुर अस्पताल के साथ लगते मेडिकल स्टोर में नशीली गोलियां बेची जाती थीं। लुधियाना रेंज की एसटीएफ टीम ने मेडिकल स्टोर से 710 नशीली गोलियां बरामद की हैं। मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर गुरचरण सिंह ने बताया कि एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मेडिकल स्टोर बिना परमिशन के नशीली गोलियां बेच रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और 710 गोलियां बरामद कर ली गई। साथ ही मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है और 3 की रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ जारी है।
वहीं तरन के संगतपुरा में पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं गांव के एक व्यक्ति का कहना है कि पूर्व सरपंच पर लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए लेकर ठगी का आरोप है और इसी वजह से हादसा हुआ है, लेकिन पूर्व सरपंच ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जालंधर के कपूरथला चौक पर एक हादसा हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने लड़की से लूटपाट करने की कोशिश की। लड़की ने बहादुरी से उन लड़कों का विरोध किया और पीछे बैठे लड़के ने महिला पर तेज धारदार हथियार से हमला भी किया, लेकिन युवती ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसे भले गंभीर चोट आई, लेकिन युवक को पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लड़की पे जो है हमला किया गया और अभी लड़की जो है लोगों को, आसपास के लोगों को बुला रही है। इस दौरान आपको बता दें कि बदमाशों ने लड़की से छीना झपटी करने की कोशिश की और इस दौरान लड़की ने उन्हें पकड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार उसने एक लड़के को धर भी दबोचा, जो बाद में उसने धारदार हथियार से उस पर हमला भी बोला। वहीं अगली खबर के रुख करते हैं। पटियाला पुलिस ने एक विक्षिप्त महिला की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। दरअसल ये विक्षिप्त महिला लाहौरी गेट के पास माता कौशल्या हॉस्पिटल के बाहर बिना कपड़ों के भटक रही थी। हालांकि मौजूद लोगों ने महिला की मदद करते हुए कपड़े पहनाने की कोशिश की, लेकिन महिला की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो अपने ही जिस्म से कपड़े उतारकर फेंक रही थी। वहीं महिला पुलिस ने विक्षिप्त महिला के कपड़े पहनाकर पुलिस स्टेशन ले गई और उसकी हालत को देखते हुए वीर जी पिंगलावाड़ा आश्रम में भेज दिया। चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। ऊना जिले में कुछ लोग देसी गाय को पालने और उनका संरक्षण करने में लगे हुए हैं। इन लोगों की माने तो ये देसी गाय दूसरे गायों के बराबर दूध बेशक कम देती हैं, लेकिन इनका दूध गुणवत्ता वाला होता है। वहीं इन लोगों ने देसी गाय के पालन और गौ माता से जुड़ी अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया और हिमाचल सरकार से देसी गाय के संरक्षण पालन पोषण के लिए मदद की मांग की है। वहीं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी माना है कि देसी गाय संस्कृति का हिस्सा है और इनका दूध बहुत ही अच्छा होता है और सरकार को इसके आगे बढ़ाने के लिए कदम भी कई तरह से उठाए जा रहे हैं। वहीं शिमला में आने वाले दिनों में मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर के एक येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में 2 से 5 सितंबर तक भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना है, आशंका जताई जा रही है। वहीं शिमला मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। ज़्यादातर बारिश हमीरपुर में हुई है। यहाँ के इलाकों में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल शिमला में मौसम को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि खतरे की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और भूस्खलन का भी की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को पहले से सावधान रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही बारिश और मौसम खराब होने के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने का सुझाव दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो मैनी प्लेसेस पे बारिश हुई है, लाइट टू मॉडरेट बारिश रही है, लेकिन हैवी बारिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुई। हमीरपुर के कुछ एक इलाकों में जो बारिश है वो 110 मिलीमीटर
81 मिलीमीटर बारिश जो ऐसे रिकॉर्ड की गई। अभी जो बारिश है आज और कल ज़्यादा नहीं होगी, लाइट टू मॉडरेट बारिश रहेगी। हैवी वार्निंग जो है 2 दिन के लिए आज और कल के लिए नहीं रहेगी, लेकिन 2 तारीख से जो बारिश है वो बढ़ सकती है। 2 सितंबर, 2, 3 और 4 सितंबर को बारिश जो है वो मैनी प्लेसेस या मोस्ट प्लेसेस हो सकती है। इसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। 3 दिन के लिए जो है हैवी रेनफॉल की वार्निंग रहेगी। जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं खास करके, वहाँ पे जो कुछ एक जगह पे हैवी बारिश हो सकती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर, हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुछ एक इलाके साथ लगते हैं। यहाँ पे जो है हैवी बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। हैवी बारिश होने से जो कुछ एक जगह लैंडस्लाइड होने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और जो विजिबिलिटी है वो भी कम। वहीं कोरोना महामारी में नगर निगम शिमला की ओर से पानी के बिल और दूसरे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। इसको लेकर के DYLI ने मेयर शिमला सत्या कौंडल को एक ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि कोरोना काल में पानी और टैक्सों में वृद्धि ना करें, क्योंकि ऐसा करना लोकहित में नहीं है। इस कड़ी में DYLI का कहना है कि समस्याओं से निजात दिलाने के बजाय नगर निगम शिमला लोगों पर पानी और कोरोना का बोझ डाल रहा है। शहर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है कुत्तों की समस्या हो, बंदरों की समस्या हो, आवारा पशुओं की समस्या हो, लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ शिमला शहर के अंदर भी एक युवती को जो है बंदर द्वारा जो है धक्का दे दिया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और पिछले 2 दिनों के भीतर जो है शिमला शहर के फिंगा स्टेट के अंदर एक युवती का जो है मोबाइल जो है लेकर बंदर जंगलों के अंदर भाग गया। इस तरीके से लगातार जो है बंदर जो है लगातार शहर के अंदर आतंक जो है बढ़ा रहे हैं। बंदर और कुत्तों के जो समस्या है ये बहुत दिनों से चल रही है। इसके लिए हम भी गंभीर है और सरकार भी गंभीर है। आपको पता ही है कि इनको ना तो कोई मार सकता है, ना इनको कहीं छोड़ सकता है। हमने पहले भी एक बार ट्राई करी थी इनके लिए। हमने बरहाड़ी में जो है डॉग हट बनाए थे, वो हमने रखा था और हमारे शहर के लोगों ने बताया था कि जितने भी होटल्स वगैरह का जो वेस्ट खाना होगा हम उनको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं किया। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हम किस तरह से, हम सब इसके बारे में बहुत गंभीर है कि हम शिमला शहर को इनसे। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जहां रथ मैदान के रखरखाव का काम शुरू हो गया है, वहीं मोनाल कैफे के पास भी बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। इन दोनों ही निर्माण होने से आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक तरफ तो ट्रैफिक का फ्लो अच्छा होगा तो दूसरी ओर पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वहीं नगर पार्षद तरुण विमल ने बताया कि इस पार्किंग के बनने से कुल्लू शहर में बढ़ रहे वाहनों से मुक्ति मिलेगी और यह पार्किंग प्रदेश की पहले ऑटोमेटिक बूम बैरियर पार्किंग होगी। वार्ड नंबर 8 के बुट्टी चौक में जो हमने सबवे प्रपोज किया था उसका कार्य ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है और हमने जो 2 महीने का हमने प्रॉमिस किया था कि हमने रोड थ्रू करना है, तो हमने रोड थ्रू भी कर दिया है। और उसके साथ जो डाइवर्जन ग्राउंड से ली गई थी उसका काफ़ी जनता में रोष भी था, उसका जो ठीक करने का, उसका लेवलिंग करने का कार्य हमने आज से स्टार्ट करवा दिया है। आप यहाँ पर जेसीबी देख सकते हैं, जेसीबी अभी लेवल कर रही है। यहाँ पर जो कटका वगैरह जो बिछाए गए थे, पत्थर वगैरह बिछाए गए थे, उसको रिमूव करने का। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 164 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,945 पहुंच चुकी है। कोरोना के 1,459 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि 4,408 मरीजों ने इस दौरान कोरोना से जंग भी जीती है और रिकवरी रेट 74% के आसपास है। अब हिमाचल प्रदेश में बात करें तो 5 कोरोना एक्टिव केस वाले ज़िले जो बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलन में सबसे ज़्यादा मरीज हैं कोरोना के। यहाँ पे 357 एक्टिव केस हैं। सिरमौर में कोरोना के 299 एक्टिव केस हैं और कांगड़ा तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोरोना के 205 एक्टिव केस हैं, जबकि ऊना में 132 एक्टिव केस हैं। वहीं हमीरपुर में 106 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।